आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। 10वीं की गणित में इकाई 7 पढ़ा रहे थे। इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है और इस चैप्टर से कुल 6 अंक के प्रश्न आने हैं। इसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। तो इस तरह से कुल 6 अंक के प्रश्न आपके तैयार होंगे। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दिए गए थे। आज देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। तो 2 अंक के प्रश्नों में इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के कई सवाल बता चुके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी। 1-2 देखते हैं इसमें भी। जैसे कहता है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हमने सूत्र बताया है दूरी का, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप सूत्र लिख लेंगे। इसके बाद मान रखेंगे। ये आपका x2 है, ये x1 है, यानी 4-2 का होल स्क्वायर प्लस 1-3 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये 4-2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 1-3 ये -2 आएगा, -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। इस तरह से √8 आ जाएगा। अब 8 का वर्गमूल तो पूरा पूरा होगा नहीं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो 3 2 आएंगे, एक जोड़ा बन जाएगा आपका, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 1 2 रहेगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी प्रश्न इस तरह के आएंगे। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 भी है, इसको आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इसमें भी निकालना है, लेकिन इसमें संख्यात्मक नहीं है। ये कहता है कि AB और -A - B इसके बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x2 आपका -a है, -a, फिर -a, यहाँ ध्यान से मान रखना है। -a x2 का मान है, फिर -a x1 का मान है। इसी तरह से -b y2 का मान है, फिर माइनस, यहाँ माइनस तो होगा ही, ये माइनस आएगा ही, y1 का मान b है, इसका होल स्क्वायर। अब -a जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2a होगा, -2a का होल स्क्वायर, और यहाँ -2b का होल स्क्वायर। -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। इतना भी अगर आप कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। इसमें 4 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर। दोनों में 4 है तो 4 कॉमन हो जाएगा, इनटू में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल ले लें और रूट के अंदर आपका रहा आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है। तो दूरी वाले कितने सवाल हैं, इनका अभ्यास कर लें। एक क्वेश्चन जरूर आएगा दूरी से। इसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। अब देखिए, अगर हम चित्र से समझें तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि ये आपका ABC त्रिभुज है। क्रम से हम इनके निर्देशांक लिख लेते हैं। 1 ऋण 1, B का ऋण 4 6, C का ऋण 3 ऋण 5। ठीक है, ABC 3 शीर्ष होते हैं त्रिभुज के, तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल का सूत्र याद होगा, हमने बताया था 1/2 इंटू यहाँ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसे चलता है ये। देखिए, x1 इंटू फिर y2 माइनस y3, जब x2 लेते हैं तो y3 से स्टार्ट होता है, y3 माइनस y1, फिर जब x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। अब देखिए, यहाँ पर ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये x1 होगा आपका, ये y1 होगा, ये x2 ऋण 4 और ये y2, ये x2 और ये y2, और ये x3 माइनस 3 हो जाएगा और y3 ऋण 5। इस तरह से आप चाहें तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख करके और फिर रख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं 1/2 इंटू, देखिए हम डायरेक्ट रखते हैं x1 यानी 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 6 और y3 ऋण 5। तो यहाँ क्या होगा, 6 ऋण 5। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 ठो ऋण आएंगे। ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 हो गया आपका ऋण 4 इंटू y3 माइनस y1 यानी ऋण 5 ऋण 1। इसमें ऋण बहुत आए हैं, तो यहाँ आप ये वाला कोष्टक लगा सकते हैं ऐसे करके। फिर प्लस x3 क्या है, ऋण 3, यहाँ ऋण 3 और फिर y1 माइनस y2 सॉरी 6, तो -1 है ये y1 का मान और y2 का मान 6। तो मान अगर सही ढंग से आपने रख दिया तो आगे का काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 1 है तो 1 का गुणा होगा तो वही आएगा। यहाँ देखिए 6 ऋण धन हो गया, 6 धन 5। यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया धन। यहाँ देखिए, ये ऋण 4 है और यहाँ पर ऋण 5 ऋण धन 1, ऋण धन 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऋण 3 है और ऋण 1 ऋण 6, ऋण 1 ऋण 6 यानी ऋण 7। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 7। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 5 11 हो गया धन। यहाँ देखिए ऋण 5 धन 1 का मान क्या होगा, ऋण 5 धन 1 ऋण 4, और ऋण 4 और ऋण 4 पे गुणा करेंगे तो धन 16। ऋण 4 पे गुणा होगा तो धन 16। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी धन आएगा। देखिए ऋण है तो ऋण धन हो जाएगा, 7 3 21। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 1 8
2 1 3 1 4 48 आएगा। 1/2 है यानी 2 का भाग लगेगा, 2 का भाग लगेगा 48 में, तो क्या आ जाएगा 24। ये 24 वर्ग इकाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ग इकाई इसलिए लिखा जाता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इसमें क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं। तो इसमें इकाई तो दिया नहीं है, इसलिए वर्ग इकाई भर लिख देते हैं। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से 9वां भी है। अब समय बहुत कम है, अब ज़्यादा हम प्रश्न नहीं बताएंगे, एक नियम वाले एक ही प्रश्न बताएंगे। 9वां प्रश्न इसी तरह से आप कर लेंगे, 10वां प्रश्न इसी तरह से कर लेंगे, 11वां प्रश्न भी इसी तरह से कर लेंगे। तीनों शीर्ष दिए हुए हैं और क्षेत्रफल निकालना है। इसके बाद 12वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है। बारहवें प्रश्न में कहता है कि के का मान ज्ञात कीजिए कि यदि बिंदु ए 2 3 बी 4 के और सी है 6 ऋण 3, ये समरेखी हैं। ए बिंदु क्या दिया है 2 3, ठीक है। बी बिंदु दिया है 4 के और सी बिंदु दिया है 6 ऋण 3, ठीक है। इसी तरह से आप लिखना शुरू करेंगे। यहाँ आप लिख देंगे हल, ठीक है, और बस यहीं से शुरू कर देंगे। अब देखिए इसमें कहता है कि ABC ये संरेख है। ABC संरेख है, मतलब एक ही सीध में है। इस टाइप से ये एक सीध में, जैसे अगर हम ABC ऐसे मान लें, ये तीनों एक सीध में। हमने बताया था कि जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनको अगर हम त्रिभुज के शीर्ष मानकर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल 0 आएगा। इसी आधार पर यह सवाल लगेगा। तो यहाँ ABC संरेख हैं, इसलिए ये क्षेत्रफल त्रिभुज ABC इक्वल टू 0 होगा। ये सिद्धांत समझ में आ गया कि अगर 3 बिंदु संरेख होंगे तो उन शीर्षों से प्रदर्शित जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। अब क्षेत्रफल का सूत्र वही 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यानी ये 0 होना चाहिए। अब इसमें हम मान रखेंगे, सबका मान रखेंगे, तो 1/2 इंटू, अब देखिए क्रम से ये हम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे ले लेंगे। तो 2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, यानी k माइनस 3, ठीक है, ऐसे लिख दें। अगर 2 माइनस टकरा रहे हैं तो कोष्टक लगा लें तो गलत नहीं होगा। फिर x2 4 इंटू y3 माइनस y1, यानी ऋण 3, फिर x3 यानी 6 इंटू y1 माइनस y2, यानी 3 ऋण k, ये बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो 2 है यहाँ भाग कर रहा है, इसको ले जाइए उधर 0 में गुणा कर दीजिए तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 जो है उधर 0 मिल जाएगा, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये 3 पद हैं, इनको सरल करिए तो ये 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, k धन 3 हो जाएगा। देख रहे हैं ऋण धन, और 4 ऋण 3 कितना हुआ, ऋण 6, ऋण 3 ऋण 6 हो गया।
और 4 में गुणा करेंगे तो ऋण 24, और इसमें धन 6 इंटू 3 ऋण के, अभी ऐसे रहने दीजिए, बराबर 0। ठीक है, 2 उधर 0 में चला गया और इसको सरल कर लिए, थोड़ा सा ये सरल कर लिए, और ये अब यथावत है। अब इसका गुणा करिए, 2 का इस दोनों में गुणा होगा तो 2 के धन 2 तिहाई 6 ऋण 24 धन 6 त्रिक 18, यहाँ क्या हो जाएगा 18, और ऋण 6 के बराबर 0। अब 2 के और ऋण 6 के कितना हो जाएगा, ऋण 4 के। ठीक है, घट जाएगा ना, 2 के ऋण 6 के बराबर ऋण 4 के, ऋण 24 धन 18, इसमें भी ऋण आएगा, ऋण 6 ऋण 24 है धन 18, तो 18 से 24 होता है ना, ऋण 6 बराबर 0। तो ऋण 4 के बराबर ये उधर 6, तो के का मान हो जाएगा 6 बटे ऋण 4, 2 से काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये ऋणात्मक आएगा। ठीक है, यहाँ आप ऋण लगा दीजिए, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये -3/2, यानी के का मान क्या आएगा, ऋण 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर के का मान हम ऋण 3/2 रखेंगे तो तीनों शीर्ष एक सीध में हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ कहाँ हो गया, दो 3 4 के 6 ऋण 3, तो ये x1 के ऋण 3 धन 4 ऋण 3 भी सही है, 6 3 ऋण के। ठीक है, अब ये 2 के धन 6, और यहाँ पे ऋण 3, ये गलत लगाया है इसमें, ये सही है, ये इसमें गलत लगा हुआ है। कुछ गलतियां भी है प्रश्न बैंक में, तो उसको समझ के करना है। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न बन जाएंगे। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, एक बार इसको मिला लीजिएगा किताब में, हो सकता है कि इसमें जो चिन्ह है वो गलत लिखा हो। तरीका तो यही रहेगा। 13वां प्रश्न जो दिया है इसमें के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7 ऋण 2, इसमें भी 3 बिंदु हैं। जैसे मान लिया हमने ए है 7 ऋण 2, ठीक है, बी दे दिया 5 1 और सी दे दिया 3 के 3 और के, ऐसे। इसमें भी ये संरेख होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक है, ये संरेख हैं, एक ही रेखा में है, इसलिए ऐसे आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। अब देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, 1/2 इंटू x1 यानी 7 इंटू y2 माइनस y3 यानी 1 ऋण के, फिर x2 5 इंटू y3 माइनस y1 यानी के ऋण 2। ठीक है, डबल कोष्ठक यहाँ आ जाता है, तो ऐसे मझिला कोष्ठक लगा सकते हैं, और प्लस x3 यानी 3 इंटू y1 माइनस y2 ऋण 2 ऋण 1, ये बराबर हो जाएगा 0। यहाँ तक ठीक है।
अब इस 2 को उधर 0 मिला दीजिए और ये 7 के गुणा दोनों में हो जाएगा, तो 7 ऋण 7 के, और इसमें 5 के गुणा कर दीजिए 5 के, और यहाँ देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा ना, धन 2, तो 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, ऋण ऋण धन 2 हो गया, 5 दूनी 10, और इसमें क्या आएगा, ऋण 2 ऋण 1, तो ऋण 3 हुआ, ये ऋण 3 हुआ ना, 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 9 बराबर 0। अब इसमें ऋण 7 के धन 5 के कितना हो जाएगा, ऋण 2 के, और 7 धन 10, ये जुड़ जाएगा 17, 17 ऋण 9, 17 में 9 घटेगा तो 8 आ जाएगा, 0। -2 के बराबर -8, ये उधर गया तो -8 के बराबर हो जाएगा ऋण 8 बटे ऋण 2, 2 चौको 8, ऋण ऋण धन हो जाएगा ना, यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, या ऋण ऋण कट गया, जैसा भी समझे। इस तरह से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, यानी के का मान 4 रखने पर तीनों जो बिंदु हैं वो संरेख हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए। इसी तरह से 14वां प्रश्न भी है, तो इसको अपने से करने की कोशिश करें। 2 प्रश्न बता दिए एक जैसा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, पंद्रहवां प्रश्न कहता है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। यहाँ पर 2 बिंदु हैं, देखिए, एक है 7 1 और एक है 3 5। कहता है कि x y एक ऐसा बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी ये दोनों बराबर, ठीक है। कुछ भी इनका नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये हम ए बी मान लिए, पी बिंदु हमने मान लिया x y, तो P से A की दूरी जितनी है उतनी ही P से B तक की दूरी है, यानी PA बराबर है PB के। ऐसा कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अब आपको दूरी बराबर करके x और y के बीच एक संबंध बनाना है। तो जैसे हम PA निकालेंगे तो PA का मान क्या होगा, √x2 माइनस x1, ये ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो 7 ऋण x, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, और 1 ऋण y का होल स्क्वायर बराबर, जब PB निकालेंगे इसमें भी इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, तो 3 ऋण x का होल स्क्वायर प्लस 5 ऋण y का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये लिख लेंगे। अब देखिए दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो यहाँ ये काम करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर रूट खत्म हो जाएगा। तो एक काम ये हो गया, और इसके बाद इसको सरल करेंगे, तो इसको a ऋण b के होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे, a वर्ग यानी 49 ऋण 2xy या 2ab होता है ना, ये सूत्र याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2ab यानी 14x और धन b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। इसी तरह 1 का वर्ग 1 ऋण 2 गुणे 1 गुणे y, तो यहाँ 2y आ जाएगा, और धन y स्क्वायर, b स्क्वायर यानी y स्क्वायर बराबर। इसी तरह इसको खोलेंगे, रूट तो ख़त्म हो चुका है, ये 3 का वर्ग यानी 9 ऋण 2ab यानी 2 तिहाई 6x
धन एक्स स्क्वायर, और इसको खोलेंगे तो 5 का वर्ग यानी 25, ऋण 2 गुणे 5 गुणे बाई, तो 10 बाई आएगा यहाँ, और धन बाई स्क्वायर। इस टाइप से खोल देंगे, इसी में थोड़ा सा मेहनत है। इसके बाद देखिए, इसमें जब दोनों पक्ष में समान राशियाँ होती हैं तो उनको हम काट देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचे उनको व्यवस्थित कर लेते हैं। अब देखिए 49 बचा ऋण 14x, और धन 1 ऋण 2 बाई इधर बचे हैं, और उधर 9 ऋण 6x धन 25 ऋण 10 बाई। अब देखिए 49 एक 50 हो जाएगा, ऋण 14x इधर धन 6x ये आएगा, तो धन 6x हो जाएगा, ऋण 2 बाई ये इधर आएगा तो धन 10 बाई, और संख्याओं में देखिए 49 है, धन 1 तो इधर है, और ये ऋण 9 बाईं तरफ आ जाएगा, और ये ऋण 25 बचेगा उधर 0, सब आ गए इधर। अब ऋण 14x धन 6x कितना हो जाएगा, ऋण 8x, ऋण 2 बाई धन 10 बाई धन 8 बाई, ठीक है। और 49 एक 50 हो गया, ये दोनों धनात्मक हैं और ये दोनों ऋणात्मक है, तो जुड़ जाएगा 25 9 34, ये 50 और ऋण 34, 50 में 34 घटाएंगे तो 16, इस टाइप से ये आ जाएगा। इतना भी कर देंगे तो सही मान लिया जाएगा। इसमें एक काम कर सकते हैं, इसे 8 का हम सब में भाग दे दें, तो ऋण x धन बाई धन 2 और 0, 8 का भाग लग गया। एक काम ये कर सकते हैं, दूसरा काम चिन्ह भी बदल सकते हैं। इसका बदल दें तो धन हो गया, इसका बदलेंगे तो ऋण हो जाएगा, इसका बदलेंगे तो ऋण हो जाएगा। ये एक संबंध निकला x और y के बीच में। तो यहाँ तक करना है आपको। इसी टाइप का एक और सवाल है, इसको आप उसी तरह से कर लेंगे। इसके बाद जो 17वां और 18वां प्रश्न है, 17वां 18वां 19वां 3 प्रश्न और बचे हैं, 20वां 4 प्रश्न बचे। ये थोड़ा सा अलग तरह के हैं। जैसे 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 ऋण 3 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ देखिए एक बिंदु दिया है 4 ऋण 3, दूसरा बिंदु दिया है 8 5। इनको जोड़ने वाला रेखाखंड ये है। एक ऐसा बिंदु है जो 3:1 के अनुपात विभाजित करता है, ठीक है ना, 3:1 ये अनुपात दिया हुआ है। इस बिंदु का आपको निर्देशांक निकालना है। तो जो सूत्र होता है विभाजक बिंदु का, याद होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और y का मान m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसमें मान रख देंगे, m1 आपका 3 हो गया, m1 क्या हो जाएगा 3, और m2 क्या हो जाएगा 1। तो m1 यानी 3 गुणे x2 8 हो जाएगा, धन m2 1 x1 4 हो गया, बटे 3 धन 1, m1 धन m2 यानी 3 धन 1, ठीक है। और इसी तरह से
m1/2 यानी 5 धन m2 1 हो गया, y1 हो गया ऋण 3/3 धन 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 8 तिरिक 24 धन 4 एकम 4/4 और ये 5 तिहाई 15, यहाँ ऋण आएगा 1 गुणे ऋण 3 है तो ऋण 3 हो जाएगा /4। 24 4 28/4 और 15 ऋण 3 यानी 12/4। 28 में 4 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 12 में 4 का भाग देंगे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 3। ठीक है, तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो ये बन जाना चाहिए। इसका उल्टा भी प्रश्न पूछता है, जैसे 18वां प्रश्न जो है, इसमें कहता है कि बिंदु ऋण 4 6 बिंदुओं ए दिया है, ऋण 6 10, बी दिया है 3 ऋण 8, 3 ऋण 8 दिया। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु जिसका निर्देशांक दिया है ऋण 4 6, ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। अभी जो इसके पहले वाला सवाल था वो सीधा सीधा प्रश्न था, बिंदु निकालना था दिए गए अनुपात में। इसमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो इसका एक बड़ा सरल तरीका है, इसमें हम मान लेते हैं कि m अनुपात में 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं, तो उस तरह भी आ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा सरल पड़ता है अगर हम m अनुपात 1 मान लें तो m का डायरेक्ट मान आ जाता है, वो अनुपात ही सीधे आ जाता है, क्योंकि इसमें दूसरा 1 ले लेते हैं। तो ये तरीका मेरे हिसाब से ज़्यादा सरल रहेगा। तो देखिए इसमें करते क्या हैं, m अनुपात 1 अगर ले रहे हैं यानी हम m1 की जगह m लिखेंगे और m2 की जगह 1 लिखेंगे। तो ये अगर विभाजक बिंदु P है तो P का निर्देशांक क्या होगा, सूत्र क्या कहता है, m1 x2 यानी गुणे 3 धन m2 x1 यानी ऋण 6 बटे m धन 1, m1 धन m2 होता है। इसी तरह से y का मान भी लिख सकते हैं m गुणे y2 यानी ऋण 8 प्लस 1 गुणे 10 बटे m धन 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सरल कर लें, 3m ऋण 6 हो जाएगा बटे m धन 1 और ये ऋण 8m धन 10 बटे m धन 1। अब यही बिंदु किसके बराबर है, ऋण 4 6 के। ठीक है, m अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करने वाला जो बिंदु P हमने माना है वो क्या है, ऋण 4 6, यानी ये जो मान है ऋण 4 के बराबर होगा और ये मान 6 के बराबर होगा। तो इसमें किसी एक को लेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। अतः 3m ऋण 6 बटे m धन 1 बराबर ऋण 4। त्रिया गुणा कर दीजिए, 3m ऋण 6 बराबर ऋण 4m धन, अब ये धन 1 ऋण 4 है तो यहाँ क्या आएगा, ऋण 4 आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब 3m ये ऋण 4m इधर आ गया और ये ऋण 6 उधर जाएगा तो धन 6 हो जाएगा और ऋण 4 को बाद में लिख दें।
ये हो गया 7m बराबर 2, m बराबर देखिए आ गया 2/7। बस एक एक करिए, x वाला बराबर कर दीजिए तो आपका m आ जाएगा। y को भी बराबर करेंगे तब भी इतना आएगा, लेकिन 2 बार मत करिए, इतना भी अगर कर देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करना है। यम अनुपात 1 के अनुपात में मान करके पहले आप बिंदु निकाल लीजिए, और ये बिंदु चूँकि ऋण 4 6 के बराबर है, ये बिंदु जो है ऋण 4 6 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मान ऋण 4 के बराबर होगा और इसका मान 6 के बराबर। तो इसको हमने ले लिया, इससे हम का मान आ गया, बात खत्म। तो ऐसे शॉर्टकट करना है। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, कहता है कि बिंदुओं 5 ऋण 6, 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4, ऋण 1 ऋण 4, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु है, एक बिंदु है जो y अक्ष पर है। सिर्फ इतना हमें मालूम है कि ये जो बिंदु है y अक्ष पर है, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो बताइए कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखिए, अगर ये कोई बिंदु y अक्ष पर है तो x का मान 0 होता है। यहाँ ध्यान रखना, ये आपका x अक्ष नहीं है कि ये 0 0 हो जाएगा ना, ये कोई अन्य बिंदु है, मूल बिंदु नहीं है ये, लेकिन यहाँ x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, y अक्ष पर है ना, और y का मान कुछ भी हो सकता है, ये निकालना पड़ेगा। तो वो बिंदु भी ज्ञात करना है और अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसमें उसी तरह से आप मान लें, इसमें लैम्डा अनुपात 1 भी माना जाता है, यम अनुपात 1 भी माना जाता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि यम अनुपात 1, इस अनुपात में मान लेते हैं ये विभाजित करता है, और जो y अक्ष पर है, कहाँ है ये, y अक्ष पर है। ठीक है, 0y, ये भाषा समझ में आ रही होगी। माना यम अनुपातें 1 अनुपात में विभाजक बिंदु जो y अक्ष पर है 0y, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम सूत्र से p का निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र क्या कहता है, ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है। अब मान रखेंगे तो यहाँ देखिए ये m1 और ये m2, तो m1 की जगह आप m रखेंगे, m गुणे x2 कितना होगा, ऋण 1। ठीक है, और प्लस m2 हो गया 1, x1 का मान हो गया 5 बटे m धन 1। इसी तरह से यहाँ m1 की जगह m, y2 की जगह ऋण 4 रख देंगे, धन m1 1 गुणे m1 x2 प्लस m2 हो गया 1 गुणे y1 ऋण 6 बटे m धन 1। इसको थोड़ा सा सरल कर दें, ये क्या हो जाएगा, ऋण m धन 5 एकम 5 बटे m धन 1, और y का मान ये क्या आएगा, ऋण 4m ऋण 6 बटे m धन 1।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यही बिंदु किसके बराबर है, ये P बिंदु हमने क्या मान रखा है, देखिए ये मान रखा है हमने 0y, इसका मतलब इसका मान 0 होगा और इसका मान y के बराबर होगा। ठीक है, x का मान तो 0 होगा ही करेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। अब अनुपात निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, x का प्रयोग करेंगे, क्योंकि x का मान मालूम है। तो अतः ऋण m धन 5 बटे m धन 1 बराबर हो जाएगा 0 के। ये 0 में मिल गया, ऋण m धन 5 बराबर बचा 0। अब ये देखिए ऋण 5 इधर है, ये धन 5 उधर जाएगा तो ऋण 5 हो जाएगा, यानी m का मान क्या आ जाएगा 5, m का मान आ जाएगा 5। दोनों तरफ ऋण आ रहा है तो m का मान 5। तो एक उत्तर तो आपको मिल गया, यानी 5 अनुपातें 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर आप लिख देंगे 5 अनुपातें 1। ठीक है, 5 1 का अनुपात होगा। अब अगर बिंदु निकालना है, ये विभाजक बिंदु, तो 0 तो ये x का मान है, ये निकालने की जरूरत नहीं, और y का मान निकालने के लिए इसमें आप m का मान रख दीजिए, यानी ऋण 4 गुणे 5 ऋण 6 बटे 5 धन 1। इसको थोड़ा सा सरल कर देंगे तो इसको 0 लिखते हैं, 5 चौको 20, ऋण 20 और ऋण 6, ऋण 20 ऋण 6 कितना हो जाएगा, ऋण 26 होगा ये। ठीक है, ऋण 20 ऋण 6 और बटे 6, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको 2 से काट भी सकते हैं, 2 से काट देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये ऋण 13 बटे 3, एक उत्तर ये हो जाएगा। यानी 5 अनुपातें 1 के अनुपात में विभाजित करेगा और विभाजक बिंदु हो जाएगा 0 ऋण 13 बटे 3। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। और लास्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कहता है कि यदि बिंदु A, B, C, D एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों, इसी क्रम में हों, तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज आप लोग जानते हैं कुछ इस टाइप का होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। नामकरण हम कैसे करते हैं, क्रम से, जैसे A, B, C, D एक क्रम में चलते हैं। अब A का निर्देशांक है 6, 1, B का है 8, 2, C का है 9, 4 और D का दिया है P 3। यहाँ P हमको निकालना है, P का मान हमें निकालना है। सिर्फ हमको इतना मालूम है कि ये चारों बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो इसमें हम किस गुण का उपयोग करेंगे, देखिए समानांतर चतुर्भुज का एक विशेष गुण होता है, अगर हम इसके विकर्ण खींचें, एक विकर्ण AC होता है और एक विकर्ण BD होता है। ये दोनों विकर्ण जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ये इसका भी मध्य बिंदु होता है और इसका भी, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है प्रतिच्छेद बिंदु। इसकी एक विशेषता है समानांतर चतुर्भुज की कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
एक दूसरे को समुद्र विभाजित करते हैं। मान लेते हैं ओ बिंदु पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ए सी और बी डी। तो ओ का निर्देशांक हम दो तरह से निकालेंगे। ये ओ जो है ए सी और बी डी, ई सी और बी डी, ये दोनों का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये समानांतर चतुर्भुज के गुण से हम इस बात को लिख रहे हैं। अब देखिए AC का मध्य बिंदु क्या होगा। AC का मध्य बिंदु कैसे निकलता है, x1 धन x2 y2 y1 धन y2 y2, ये याद होगा। यानी x x को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, y y को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो मध्य बिंदु आ जाएगा। तो AC के लिए हम क्या करेंगे, 6 धन 9/2 और y लेंगे तो 1 धन 4/2। तो देखिए हो जाएगा 15/2 और 5/2। ठीक है, ये AC का मध्य बिंदु, ये O का ही निर्देशांक है ये। ठीक है, इसी तरह से BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये, P धन 8/2, P धन 8/2 और 3 धन 2/2। तो ये हो जाएगा P धन 8/2। अब इसको और सरल नहीं कर सकते, ये 3 2 5/2। देखिए ये आया, ये भी O का ही निर्देशांक है, ये भी O का है, ये भी O का है। देखिए इसमें 5/2 आ रहा है, दोनों में y का मान, ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। तो यही दोनों जब हम बराबर कर देंगे तो P का मान निकल आएगा। अतः P धन 8/2 किसके बराबर होना चाहिए, 15/2। अब देखिए 2 2 दोनों के नीचे है, ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, P धन 8 बराबर 15। तो P बराबर 15 ऋण 8 यानी 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर ये चारों शीर्ष समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो P का मान 7 आएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति में इतने प्रश्न कर लीजिए और उम्मीद है कि इन्हीं में से प्रश्न फंसेंगे। समय बहुत कम है दोहराने के लिए, कोशिश करें अधिक से अधिक प्रश्नों को दोहराने का, जिससे परीक्षा में बन जाएं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट भी कवर करें कल परसों तक में। तो जितना संभव होगा हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपने से तैयारी करिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।